हाँ देखिए क्यू, अब हम वापस आ रहे हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन पे, न्यूक्लियर रिएक्शन का, जिसमें एक तरीका हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, क्या, बाइंडिंग एनर्जी से। अब हम दो और तरीका देखेंगे क्यू वैल्यू निकालने का। ओके, तो जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन लिए, x प्लस वाई मिलके z बना, इसका मान z1 a1 z2 a2 z3 a3 प्लस, या तो एनर्जी रिलीज यहां पे होगा या यहां एनर्जी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये तो डिपेंड करता है एक्सोअर्गिक है या इंडोअर्गिक, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ठीक है, तो अब क्यू वैल्यू निकालने का तरीका क्या हो गया, एक होता है यू आई माइनस यू एफ, वेयर यू आई, क्योंकि अल्फा डिके बीटा डिके सब में यही काम आएगा। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर का रिएक्शंस उसमें भी यही काम आएगा। ठीक है, वेयर यू आई एंड यू एफ आर रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का रेस्ट मास एनर्जी, यू आई एंड यू एफ। व्हाट अबाउट रेस्ट मास? तो रेस्ट मास एनर्जी क्या है? रेस्ट मास एनर्जी इज नथिंग बट mc स्क्वायर। ठीक, मतलब कोई चीज का मास की वजह से जो एनर्जी है दैट इज mc स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी। और इसमें अगर हम ऐड करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी या पार्टिकल को ऐड करें तो ये मिलके हो जाता है टोटल एनर्जी, मतलब उसके मास की वजह से प्लस मोशन की वजह से। और ये होता है गामा mc स्क्वायर, दैट इज 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, mc स्क्वायर। ठीक, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv स्क्वायर के बराबर नहीं होता। टोटल एनर्जी में उसको घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन जनरल होता है क्या, गामा mc स्क्वायर में से mc स्क्वायर को घटाएंगे, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हाफ mv स्क्वायर के लिए फॉर v वेरी वेरी स्मॉलर देन c। अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल का ये फॉर्मूला है। क्लियर है? उसको आप बाइनोमियली एक्सपेंड करो तो आपको वही हाफ mv स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है कहानी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्यू वैल्यू निकालना है यहां का, रिएक्टेंट क्या है x, तो mx इंटू सी स्क्वायर प्लस एम वाई इंटू सी स्क्वायर रिएक्टेंट का हो गया, माइनस प्रोडक्ट क्या है, वेयर mx my and mz are masses of nuclei, उसका न्यूक्लियस का मास। ठीक है, उसका न्यूक्लियस का मास, ये है कहानी। ओके, ये क्यू वैल्यू का हो गया। अब बोलोगे सर न्यूक्लियस का मास तो नहीं देता है, एटॉमिक मास देता है, तो आप इसको एटॉमिक मास में बदल सकते हो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, वो भी हम लोग देखेंगे। वो जनरली अल्फा डीके बीटा डीके या ऐसे में काम आ जाता है सीधा। ठीक है, क्यू वैल्यू हम लोग देखेंगे अभी। ओके, क्यू वैल्यू का ये कहानी होगी। दूसरी बात, आप समझ रहे हो कि कुछ मास एनर्जी में तब्दील होता है, ऑलरेडी बाइंडिंग में भी हम लोग देखे थे। तो ना मास को हम कंजर्व कर सकते हैं ना एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं।
लेकिन मास एनर्जी को मिला दो तो ओवरऑल कंजर्वेशन काम कर जाएगा। मास और एनर्जी को मिला लो, तो अगर उस दोनों को मिला लो तो क्या लिखेंगे, mx c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, my c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, इधर का सारा एनर्जी को बैलेंस क्या कर दिए, mz c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ z कर दिए। ठीक है, तो यहां से देखो mx प्लस my माइनस mz इंटू सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, के जेड माइनस के एक्स प्लस के वाई लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन का दूसरा एक फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला, जेड का काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी क्यू वैल्यू का समझ में आया। ठीक है, हाँ टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, ओके, इसको आप एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए एटॉमिक मास के टर्म में, न्यूक्लियस के मास के टर्म में, एटॉमिक मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन एक्सप्रेशन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस कैसे लिखेंगे, ये देखिए जैसे आपको यू आई ऑफ एक्स निकालना, एक्स का रेस्ट मास, ठीक है, तो हमको न्यूक्लियस का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा एटॉमिक मास ले लेते हैं, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, उसमें Z1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं क्योंकि हमको न्यूक्लियस चाहिए। ठीक, यू आई ऑफ वाई एम वाई Z2 A2, हम एटम लिख दिए और उसमें Z1 यहां Z2 MEC स्क्वायर वो हटा दिए। ठीक है, ये हुआ, और इन दोनों को ऐड किए, यू आई किसके बराबर होगा, यू आई एक्स प्लस यू आई वाई। ठीक है, क्लियर है, और यू एफ किसके इक्वल होगा, तो एक ही प्रोडक्ट है, तो एम जेड क्या लिखेंगे, Z3 में से माइनस करेंगे Z3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया यूएफ। ठीक है, अब क्यू वैल्यू को लिखेंगे यू आई माइनस यूएफ, अगर लिखते हैं तो देखो सबका किसके टर्म में आ जाएगा, Z1 A1 प्लस MY Z2 A2 माइनस MZ क्या लिखेंगे Z3 A3 इंटू सी स्क्वायर, इसमें इन सब के समय इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये सब भी है तो अब इसके साथ माइनस हुआ तो प्लस Z3 माइनस Z1 माइनस Z2 M1 इंटू समझ आएगा। ठीक है, एटॉमिक मास के टर्म में लिख लो तो ये एक्स्ट्रा विलेन आ गया, एक एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा विलेन आ गया। ठीक है, तो अब बताओ ना यहां से, अगर अगर Z3 का वैल्यू Z1 प्लस Z2 जो कि
कोई गारंटी नहीं है। बताए थे प्रोटॉन कंजर्व होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पर अगर प्रोटॉन कंजर्व हो, अगर प्रोटॉन कंजर्व होता है, जबकि होना ये चाहिए, ये तो हमेशा ट्रू है, A3 इक्वल टू A1 प्लस A2, ये ट्रू है। लेकिन Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे बीटा डीके। बीटा में प्रोटॉन चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में, तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ठीक है ना, तब वहां काम नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन कंजर्व्ड है, तब हम क्या लिख सकते हैं, Q वैल्यू कैन बी डायरेक्टली रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, क्या बताओ, एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप एटॉमिक वेट के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ओके। पर थोड़ा सा सावधानी बरतना है, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डी प्लस डीके, बीटा माइनस डीके का करते हैं, ओके। ये खत्म हो जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम लेंगे, ठीक।